चंक्स में डिवाइड कर दूंगी। जैसे एक बड़ी सी 800-900 पेज की पीडीएफ फाइल है तो मैं उसके चंक्स बना, चंक बनाते समय आप चंक साइज देंगे कि एक चंक में कितना रखना है और चंक्स के बीच में थोड़ा सा ओवरलैप देंगे ताकि एक चंक में इंफॉर्मेशन खत्म हो गए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने बोला एक चंक 1000 वर्ड्स का, अब कई बार कोई लाइन चल रही होगी वो आधी एक चंक में कट जाएगी क्योंकि आपने तो फिक्स चंक साइज दे दिया ना, तो चलते 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 1000 वर्ड्स हो सकता है किसी सेंटेंस के मिडिल में आए, तो हम थोड़ा ओवरलैप दे देते हैं ताकि इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो थोड़ा चंक ओवरलैप दे देते हैं ताकि कोई इंफॉर्मेशन आगे चले जाए। अगर कोई लाइन कटी है कुछ कॉन्टेक्स्ट कटा है तो वो आगे चले कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चंक्स बनाने से आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद आप उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे बेस्ड अपॉन जो एलएलएम आप यूज कर रहे हैं उसकी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके आप उसको वेक्टर स्टोर में स्टोर, ये स्टेप्स चल के आपका नॉलेज सोर्स रेडी हो जाएगा। जब आपका नॉलेज सोर्स रेडी हो जाएगा उसके बाद तो यही है कि यूजर ने क्वेश्चन दिया तो इस नॉलेज स्टोर में से सिमिलर चीजें सर्च करो और ये कॉन्टेक्स्ट साथ में पास करो। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्या करना है, आज हम एक रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर से प्रोजेक्ट बना लिया। इसमें मैं कल वाला प्रोजेक्ट कौन सा था हमारा 80 क्या होगा था 89 ना, इसमें से मैं क्या करती हूँ ENV फाइल वगैरह उठाऊँ क्योंकि मेरे को दोबारा ना बनानी पड़े, क्योंकि मैंने ENV फाइल डाल दी इसमें। ये मैंने .env फाइल डाल दी और इसके अलावा ये मैंने .env फाइल डाल दी और इसके अलावा दूसरी चीज मैं डालूंगी requirements.txt ताकि वो वाली चीजें भी यहाँ पे इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, इतनी चीज़ों तो पहले से इंस्टॉल कर लेती हूँ, फिर और भी चीज़ें होगी वो मैं ठीक है कौन सा ठीक है दिख रहा है किसी और तो नहीं इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पे हमने main.py फाइल के अंदर काम, ठीक है क्लियर है। पहले सबसे पहले main.py फाइल के अंदर मैं क्या करूंगी, एक फाइल को रीड करूंगी और रीड करके उसको वेक्टर स्टोर में, तो इसके लिए मैं फाइल डाल लेती हूँ। मेरे पास एक sample.py PDF एक फाइल है जिसको मैंने नॉलेज सोर्स बना, तो ये मैंने sample.pdf फाइल यहाँ पे डाली। इस PDF फाइल को मैंने यूज करना है, इसके ऊपर बेस्ड ये मतलब ये मेरा नॉलेज सोर्स, इस फाइल में जो डेटा है उसके ऊपर मुझे अपना वेक्टर स्टोर को ओके इसके लिए requirements.txt में एक दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। एक तो फाइल PDF क्योंकि मुझे PDF फाइल रीड करनी है और दूसरा LangChain text splitter, ये टेक्स्ट को स्प्लिट करने के लिए मुझे इनको भी यूज करना, ठीक है।
इंस्टॉल एक एक करके सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं कोड करना स्टार्ट करूंगा। तो इस फाइल इसमें मेरे को सबसे पहले क्या काम करना है, अपनी पीडीएफ फाइल लोड करनी है और पीडीएफ फाइल लोड करके उसको चंक्स में फ्रॉम langchain underscore core langchain underscore core dot document loaders import my pdf एक्चुअली हेल्प में आता है मेरे को इसके केसेस का आइडिया है। तो चलो इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने आप देखते हैं, ठीक है। बाय पीडीएफ लोडर। उसके अलावा मुझे इसे वेक्टर स्टोर में स्टोर करना होगा फ्रॉम langchain underscore OpenAI dot embeddings, क्योंकि embedding बनानी पड़ेगी। import OpenAI embedding from langchain underscore community कुछ packages install हो गए इन दोनों को install langchain underscore community dot vector stores import twice, ठीक है, from dot env from dot env import load dot env and from langchain underscore text splitters import recursive character text, ठीक है। तो ये मैंने रिक्वायरमेंट्स लोड कर ली। import OS, अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर बात करेंगे, ठीक है। लोड हो जाएगा तो ये फाइल भी लोडर langchain underscore community dot document loaders, यहाँ पे आएगा है import python, ठीक है। तो ये मेरी सारी चीजें इंपोर्ट हो गई। अब मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करती हूँ। पहले लोड डॉट env API key is equal to os dot get env open AI API, इससे मेरे पास API की आ गई, ठीक है। embeddings is equal to, यहाँ पे अभी तक मैंने LLM को कॉल नहीं करना है, सिर्फ एम्बेडिंग बना के डेटा स्टोर में स्टोर करना है। तो सिर्फ मैंने एम्बेडिंग्स ही बनाई। API की इज इक्वल टू API, ठीक है। अब मैंने फाइल का नाम दिया, फाइल को मुझे लोड करना है। path is equal to
लोडर इज इक्वल टू पाई पीडीएफ लोडर। ये पीडीएफ फाइल को लोड करने के लिए अगर आपकी जो फाइल है वो किसी और टाइप की है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोडर्स के अंदर अलग अलग टाइप के लोडर्स है। पीडीएफ के लिए अलग है, डॉक के लिए अलग है, जेसन के लिए अलग है, तो अलग अलग तरह के लोडर्स हैं। आप जैसा डेटा लोड करना चाहते हैं वैसा लोडर डॉक्स इज इक्वल टू लोडर डॉट लोड। क्या लोड करना है? जो फाइल पाथ है इस पाथ की फाइल को मुझे तो पीडीएफ फाइल रीड होके फाइल पाथ देना है माय पीडीएफ लोडर में लोड किया और फिर मैंने डॉक्स के अंदर डेटा, ठीक है, डॉक्स के अंदर अभी मेरी फाइल किस फॉर्म में है? टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट फॉर्म में वो बहुत बड़ी फाइल होगी, उसमें बहुत सारा डेटा होगा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है। इतना काम किया मैंने किस चीज के लिए? टू लोड डेटा। ये कमेंट कर देती हूँ, ये वाला काम किस चीज के लिए? इतना स्टेप मेरा किस चीज के लिए है? टू लोड डेटा फ्रॉम फाइल। अब मैंने करना है टू ब्रेक डेटा इनटू चंक्स। अब मैंने डेटा को चंक्स में डिवाइड कर, तो चंक्स में डिवाइड करने के लिए हमने लिखा स्प्लिटर इज इक्वल टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ये टेक्स्ट डेटा को स्प्लिट करने के लिए यूज होता है। रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ये टेक्स्ट को स्प्लिट करने के लिए यूज होता है। चंक साइज, चंक का साइज कितना रखना है? कितने कैरेक्टर्स एक चंक में आने चाहिए? 1000 कैरेक्टर्स का एक चंक, पहला चंक, दूसरा चंक, ऐसे फाइल मल्टीपल चंक्स में डिवाइड। चंक ओवरलैप 200 वर्ड्स का ओवरलैप, मतलब पहले में 0 to 1000 होंगे, दूसरे में 800 to 1800 होंगे, तीसरे में 1600 to पुराने 200 कैरेक्टर्स मैंने कैरी कर दिए। ठीक है, ये स्प्लिटर आ गया। अब चंक्स इज इक्वल टू स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स को मैंने स्प्लिट किया और ये मेरे बन गए चंक्स। ठीक है, इतना काम हो गया मेरा टू ब्रेक द फाइल इनटू। अब चंक्स में ब्रेक करने के बाद क्या करना है? अभी ये है तो टेक्स्ट ही, एम्बेडिंग करनी है। एम्बेडिंग करके क्या करना है? वेक्टर डेटाबेस में स्टोर। तो नेक्स्ट स्टेप इज एम्बेडिंग एंड स्टोरिंग इन DB। एम्बेडिंग एंड स्टोरिंग इन DB इज इक्वल टू फाइल्स। अब फाइल्स कल मैंने आपको बताया था उसमें आर्गुमेंट होता है एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग को पूरी कर लेता है। तो मेरे को टेक्स्ट ही इसको पास करना है, फाइल्स अपने आप ही एम्बेडिंग कर लेता है। फाइल्स डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, किन डॉक्यूमेंट्स से डेटा सेट बनाना है? ये जो चंक्स वाले डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे आपको डेटा सेट बनाना है। एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू जो OpenAI एम्बेडिंग्स हैं एंड अलाउ डेंजरस एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू, अच्छा नहीं वो तो रीड करते समय यूज होता है, यहाँ पे बस एम्बेडिंग्स। ठीक है, इससे फाइल्स डेटाबेस बन जाएगा। तो इन चंक्स की एम्बेडिंग करके एम्बेडिंग्स करो। अब db डॉट सेव लोकल, इस डेटा स्टोर को मुझे सेव करना है किस नाम से? pdf db नाम से मैंने सेव। तो मेरे सिस्टम में एक pdf db नाम का एक फाइल्स का डेटा सेट बन जाएगा जिसके अंदर ये पूरी की पूरी जो स्टोरी बुक है वो चंक बुक है स्टोर। अब ये मेरा नॉलेज सोर्स तैयार। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, क्या स्टेप्स लिए, ये तो सिंपल ओपन एआई की एम्बेडिंग्स के लिए किया है। फिर उसके बाद मैंने पीडीएफ फाइल लोड करी है, फिर उसको मैंने स्प्लिट किया चंक्स में और फिर मैंने उसे डेटा स्टोर में स्टोर किया। सिंपल, ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग फेज। चलाओगे, जब आप इसे चलाओगे डिप्रिसिएशन इसमें बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, तो जो आप क्लासेस आज कहीं आपको मिल रही हैं हो सकता है कल को वहां पे अवेलेबल ना हो। पर चलिए, ये पीडीएफ डीबी आपका फाइल्स का डेटा सेट बन गया। ये इसके अंदर डेटा आपकी पूरी की पूरी फाइल वहां पे स्टोर हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं अपना चैटबॉट बना सकती हूँ और चैटबॉट में जब क्वेरी आए तो यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं एक अलग फाइल बनाती हूँ जहाँ पे मैं अपना पूरा चैटबॉट, तो मैंने एक नई पाइथन फाइल ऐड करी, माईबॉट, मैंने इसका माईबॉट नाम का मैंने एक फाइल बनाया जिसके अंदर मुझे चैटबॉट बना। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी। यहाँ पे तो मुझे LLM को कॉल करना होगा, तो langchain underscore OpenAI import chat OpenAI। ठीक है, from langchain underscore community dot vector stores इंपोर्ट फाइल्स, क्योंकि फाइल्स के डेटा सेट को मुझे यहाँ पे उठाना होगा। फ्रॉम langchain underscore core dot documents import document। ये यूज होता है फाइल्स में दोबारा स्टोर कराने के लिए, क्योंकि मैंने मेमोरी भी बनानी है। जैसे कल मेमोरी वाला चैटबॉट बनाया था ना, मेमोरी भी बनाऊंगी, फाइल्स का डेटा स्टोर एक मेमोरी के लिए भी बनाऊंगी। तो मेमोरी स्टोर कराने के लिए मैंने ये देखा। उसके अलावा एम्बेडिंग्स की जरूरत पड़ती है जब भी आप वेक्टर डेटा स्टोर यूज करते हो, तो उसको एम्बेडिंग्स की जरूरत तो पड़ती ही है। OpenAI एम्बेडिंग्स फ्रॉम .env import load.env। अब मुझे वो टेक्स्ट एडिटर वगैरह उन चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वाला काम मेरा हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? अब हम इस फेज में काम करना, पहले load.env API key is equal to os.getEnv open AI API, ये API की आ गई। LLM को इनिशिएट कर लेते हैं। LLM है हमारा चैट OpenAI, LLM है हमारा चैट OpenAI। यही तो ब्रेन है अभी तक हमारा, काम तो सारा यही करेगा, हम सिर्फ नॉलेज सोर्सेज को कॉन्टेक्स्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, OpenAI की थी मॉडल इज इक्वल टू GPT Guru हाइफन मिनी। ठीक है, और इसमें एक आर्गुमेंट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस चीज के लिए यूज होता है? टेम्परेचर यूज होता है क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। अदरवाइज मॉडल क्या करता है, हमेशा जो टोकन होते हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबल टोकन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल टोकन आपको रिटर्न देता है। अब कई बार आप कोई चीज क्रिएटिवली कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा ये नहीं हो कि जो मोस्ट प्रोबेबल है वही उठाओ, कभी-कभी क्रिएटिविटी एनहांस करने के लिए उसको थोड़ी लिबर्टी देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू को फाइन ट्यून कर सकते हैं। 0 मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल जो है वही उठाना है, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा।
जैसे टेम्परेचर की वैल्यू 1 यूज करते हैं जो कंटेंट राइटर्स या क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हर बार सेम सेम जैसा आउटपुट ना आए, आउटपुट बदल बदल जाए, उसके लिए टेम्परेचर। ठीक है, अब एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू ओपन एआई एम्बेडिंग्स, इसमें भी एपीआई की आती है, एपीआई की। ठीक है, अब अपना जो आपने बनाया हुआ है, पीडीएफ, उसको उठाते हैं, पीडीएफ पीवी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद भेजना होगा ना। पीडीएफ पीवी इज इक्वल टू फाइल्स डॉट लोड लोकल। अब तो डेटा स्टोर बना हुआ है, मुझे उसे लोड करना है, नाम पीडीएफ पीवी एम्बेडिंग कॉमा अलाउ डेंजरस डिसिमिलेशन। अब मेरा डेटा स्टोर बना हुआ है, मैंने इस डेटा स्टोर में से रीड करना है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने इस डेटा स्टोर में सिमिलैरिटी सर्च करनी है ना, तो अब जो मैंने लास्ट पिछली फाइल में जो ये बनाया, जिसके अंदर मेरी पूरी बुक का कंटेंट है, वो मैंने उठा। ठीक है, क्लियर है। अब मेमोरी मेंटेन करने के लिए इफ os.path.access memory db, if os.path.access memory db, ये तो मैंने आपको कल भी कराया था, ये इसलिए है कि आपके मेमोरी मेंटेन रहे कि कौन सा क्वेश्चन के बाद आपने क्या पूछा वो मेमोरी मेंटेन करे। ठीक है, अगर मेमोरी डीबी आपका मेमोरी मेंटेन है तो मेमोरी डीबी फाइल्स डॉट, अगर ये बना हुआ है तो आप इसको लोड कर लो। मेमोरी वाला डेटा सेट अगर आपका बना हुआ है तो आप इसे लोड करो। if os.path.exist, जो पहली बार एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इस फाइल को आप लोड। ठीक है, क्लियर है। आप एल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बनाओ इस डेटा स्टोर को, तो मेमोरी डीबी इज इक्वल टू फाइल्स डॉट फ्रॉम टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा मेमोरी इनिशियलाइज। सबसे पहले जब मेमोरी ना बनी हो तो उसके अंदर ये स्टोर, ये मेरा मेमोरी, जहां पे मेरे क्वेश्चंस की मेमोरी मेंटेन रहेगी, ये वो मेरा मेमोरी। ठीक है, अब मेरे को जो डेटा सोर्स चाहिए वो मैंने लोड कर लिए। अब स्ट्रीमलेट का पेज बनाते हैं, टाइटल दिया ट्रैक बेस्ड Google augmented chatbot with retrieval augmented chatbot बना रहे हैं। with question is equal to st dot chat input, ask the question, ये मैंने इफ क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो क्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे पीडीएफ में से इसका कॉन्टेक्स्ट उठाना। सबसे पहले मुझे क्या करना है,
में है तो पीडीएफ से ही आता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पीडीएफ डॉक्स इज इक्वल टू, अब मैं कोड कर रही हूँ इस पीडीएफ डीबी वाले डेटाबेस में से सिमिलर सर्च करके ला, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उससे सिमिलर वहां पे जो भी चंक्स हैं उनको उठा के ला। तो मैंने क्या किया, पीडीएफ डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च, एम्बेडिंग्स है ना, एम्बेडिंग्स में क्या होती है, सिमिलैरिटी सर्च होती है। क्या सर्च करना है, तो मैंने क्वेश्चन दिया, वो मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने इंग्लिश प्लेन टेक्स्ट में दिया है, इसमें ओपन एआई एम्बेडिंग सेट है, ये अपने आप एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा और सिमिलर वेक्टर सर्च करेगा। J=4, 4 रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे ला, ठीक है, ये 4 उससे रेलेवेंट चंक्स की एम्बेडिंग्स आपको ला देगा, ठीक है। अब आप इसे भेजने के लिए पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट इसमें डालने के लिए, इसमें भेजने का तरीका जैसे मैंने कल किया था, /n.join, ये 4 आए होंगे ना, इनको /n करके ज्वाइन करना, और ई इन पीडीएफ डॉट ई डॉट ऐसे, ये मेरा पीडीएफ का कॉन्टेक्स्ट ध्यान, ठीक है। जो नॉलेज स्टोर में जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट में निकाल के डाल दी। देखो दोबारा से सुनो, जब मैंने पहले ये फाइल बनाई main.py, इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल लोड करके दी, उस पीडीएफ फाइल को मैंने स्प्लिट किया चंक्स में और मैंने एक फाइल का डेटा सेट बना दिया, ठीक है। पीडीएफ डीबी नाम से मैंने एक फाइल का डेटा सेट बना दिया, ओपन एआई एम्बेडिंग्स मैंने उसमें यूज किया, ये मेरा फाइल का डेटा सेट बन गया, इसमें पूरी मेरी बुक वेक्टर्स की फॉर्म में, एम्बेडिंग्स की फॉर्म में स्टोर्ड है। अब वेक्टर्स के ऊपर सिमिलैरिटी सर्च हो सकता है। अब यूजर ने जैसे ही क्वेश्चन लिखा, मैंने क्या किया, उस डेटाबेस में सिमिलैरिटी सर्च किया, क्वेश्चन मैंने पास किया, ये मेरे क्वेश्चन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा और उससे सिमिलर वेक्टर्स लाके मुझे किसमें दे देगा, पीडीएफ। इसमें जो वेक्टर डेटाबेस होता है, इसमें डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर पेज कंटेंट, पेज कंटेंट में डेटा स्टोर, तो मैंने क्या किया, वो पेज कंटेंट /n करके चारों ज्वाइन कर लिए, ये मेरा पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट है। ये कॉन्टेक्स्ट अब मैं एलएलएम को भेजूंगी, ठीक है। अब एलएलएम को ये हो सकता है आंसर मेरी बुक में हो तो वो बुक से आंसर नहीं है, अब एलएलएम ने सिर्फ उसको ब्यूटीफाई करके अच्छा करके दिखाना है, हो सकता है इसमें कुछ भी ना आए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूं जो बुक में है ही नहीं तो हो सकता है इसमें कुछ भी ना आए, ब्लैंक ही, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मेमोरीज पे भी ध्यान देते हैं, अगर आपकी मेमोरी में वो क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ है तो मैंने दोबारा से क्वेश्चन को नहीं देना है एलएलएम को, तो मेमोरी में से निकाल देना है मैंने, ठीक है। तो अब मैंने बोला मेमोरीज इज इक्वल टू मेमोरी डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च, इस क्वेश्चन के सिमिलर अगर कुछ मेमोरी में स्टोर था तो वो फेच करके ला, ये वाली चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। कल मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया था कि मैंने कोई चीज पूछी तो ये उसको याद रखता है, फिर उसका आंसर ये दे पाता है, ठीक है। तो मेमोरीज डीबी में से मैंने सिमिलैरिटी सर्च करके इससे रेलेवेंट मेमोरीज, अब मेमोरी कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू memory context is equal to /n dot join dot e in memories d dot अब मेरी मेमोरीज भी तैयार हो गई, अब मेरे पीडीएफ का कॉन्टेक्स्ट भी तैयार। अब बस मुझे देना है अपना प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में मैंने बताना है कि एलएलएम को करना क्या है। तो अब मैंने
प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। यूजर मेमोरीज, यूजर मेमोरीज, इसमें मैंने क्या भेज दिया, मेमोरी कॉन्टेक्ट। यूजर मेमोरीज, इसमें मैंने मेमोरी कॉन्टेक्ट में जो मेमोरीज आई वो। फिर आपका पीडीएफ कॉन्टेक्ट, पीडीएफ कॉन्टेक्ट में मैंने क्या पास कर दिया, जो मेरे पास पीडीएफ से कॉन्टेक्ट, दोनों चीजें भेज दी। करंट क्वेश्चन, अभी का करंट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। प्रॉम्प्ट में मैंने उसे क्या क्या भेजा, मेमोरीज क्या है, मेमोरी में क्या डेटा पड़ा है, पीडीएफ में क्या डेटा पड़ा है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये मैंने भेज दिया। आंसर यूजिंग पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट, आंसर यूजिंग पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। अगर ओनली लिख दोगे तो ये एलएलएम से फिर उठाएगा ही, मैंने बोला पहले पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट। आंसर यूजिंग पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट, यूज यूजर मेमोरीज व्हेन रेलेवेंट, यूज यूजर मेमोरीज व्हेन रेलेवेंट, ठीक है। ये मेरा प्रॉम्प्ट क्लियर है, ये मैंने क्लियर प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस दे दी। Here response is equal to response is equal to LLM dot invoke जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मेरे पास है। रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट में आंसर आ गया, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट, एक छोटा सा काम मैं भूल गई, मैंने स्ट्रीमलेट में मेमोरीज वेरिएबल नहीं बनाया, उसमें क्वेश्चन आंसर मेरे को अपेंड करना पड़ेगा ना, अदरवाइज अभी इसकी बात कर लेती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं दिखाऊंगी कैसे, बाद में मेरे को सारे क्वेश्चन आंसर दिखाने भी होंगे, ठीक है। बाकी काम तो मैं नीचे कर सकती हूँ, बस एक छोटी सी लाइन मुझे ऊपर लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, इफ मेमोरीज नॉट इन st dot session state, तो st dot session state में मेमोरीज बनाए डूइंग दिस, ये एक मेमोरी होगी। अभी क्वेश्चन तो मैं आगे अपेंड कर सकती हूँ, ठीक है। ये वाली मेमोरीज, ये स्ट्रीमलेट का सेशन स्टेट है, ये यूज होता है सिर्फ आपको डिस्प्ले कराने, क्योंकि जो डीबी में स्टोर हो रहा है वो तो एम्बेडिंग की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। आपको सिंपल टेक्स्ट जो आपने पूछा, जो आंसर है टेक्स्ट फॉर्म निकालना, तो उसके लिए सेशन स्टेट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, अब मेरा काम क्या रहा, दो काम रह गए, एक तो सेशन स्टेट में मेमोरीज में यूजर का क्वेश्चन और बॉट का आंसर, दोनों चीजें स्टोर हो। तो st डॉट सेशन स्टेट डॉट मेमोरीज डॉट अपेंड यूजर, st
st.session.state.memories.append user कॉमा क्वेश्चन। यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा वो मैंने डाल दिया, st.session.state.memories.append असिस्टेंट ने क्या आंसर दिया वो आंसर। नीचे मैंने फॉर लूप लगाना है, इसके बाद तभी वो सारे मैंने क्या पूछा बॉट ने क्या दिया वो सारा डिस्प्ले तभी बना। ठीक है, एक और काम रह गया, क्या मेमोरीज वाले डीबी को अपलोड कर। जो नया क्वेश्चन पूछा, जो नया आंसर आया वो मेमोरीज वाले डीबी में मुझे तो docs is equal to docs नाम का वेरिएबल पहले से लिया, docs is equal to document docs is equal to document page content is equal to user कोलन यूजर ने क्या पूछा सेकेंड डॉक्यूमेंट सारे क्वेश्चन आंसर स्टोर करा के रखने हैं ना, ताकि अगर दोबारा एक क्वेश्चन पूछूं तो दोबारा मेरे को इस पे जाना ना। असिस्टेंट ने क्या आंसर, यूजर ने क्या पूछा और असिस्टेंट ने क्या आंसर। मेमोरी में इसे स्टोर कराना है तो मेमोरी डीबी डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स, ताकि करंटली जो क्वेश्चन आंसर स्टोर चल रहा है वो भी मेमोरी में स्टोर। अब मेमोरी डीबी डॉट सेव लोकल मेमोरी अंडरस्कोर डीबी में दोबारा से जो आपकी मेमोरी है वो स्टोर। ठीक है, ये मेरा सारा काम। अब सिर्फ रह गया क्वेश्चन आंसर डिस्प्ले, बाकी सारा काम। ठीक है, ये सब कुछ तब हो रहा था अगर आपने क्वेश्चन पूछा है। आप क्वेश्चन पूछो या ना पूछो, जितनी भी आपकी चैट हिस्ट्री है वो तो मैंने डिस्प्ले करानी, इसलिए मैंने इफ से बाहर आके अगला कोड किया। इतना सारा कोड ये इफ क्वेश्चन के अंदर है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा, ये देखो ये सारा कोड इफ के अंदर। ये तब है अगर क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, चैट हिस्ट्री तो दिखानी है ना, तो इसलिए बाहर आके फॉर रोल कॉमा मैसेज, फॉर रोल कॉमा मैसेज इन st.session_state.messages। क्या मेमोरीज भी रख दूं, मेरे सारी जगह सेम रखना है या मेमोरी से लिखना। हाँ ठीक है, मेमोरी विद st.chat मैसेज जो भी आपका रोल है उसके अकॉर्डिंगली सिंबल आ जाए। st.write क्या ठीक है, इसको हम चलाएंगे तो ये मुझे क्या करेगा, आंसर्स देख। पहला वाला फेज में चला ही चुकी हूँ, इंडेक्सिंग फेज में चला ही चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको रन। स्ट्रीमलेट्स
run mybot डॉट फाइल। ठीक है, आप बुक से क्वेश्चन पूछना है, थोड़ा सा बुक को देखते हैं क्या है बुक में, उसमें से कोई क्वेश्चन ला है। ये मेरी बुक है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, किसी स्टोरी में से जैसे ये पहली स्टोरी है, या ऐसा कुछ भी, हाउ मच डिड रवि चार्ज फॉर वाटर, ऐसा भी कुछ था इसमें। हाँ, रवि डिड नॉट चार्ज पैसा फॉर वाटर, ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मच डिड रवि चार्ज फॉर वाटर। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो आप इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हाउ मच रवि ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन है। रवि डिड नॉट चार्ज पैसा फॉर वाटर ही प्रोवाइडेड। अगर ये बुक पे ट्रेंड नहीं होता तो ये कोई एलएलएम में थोड़ी पड़ी हुई इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसने पहले मेरा आंसर कहां से दिया, अगर मैं कुछ ऐसा पूछूं जो अब इस बुक में नहीं है, ये तो स्टोरी बुक है, इसमें व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब ये इंफॉर्मेशन तो ना तो मेमोरी से मिलेगी ना तो यहाँ से मिलेगी। पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट it primarily discusses, however ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द फिजिक्स। अगर मैं बोलूं कि स्ट्रिक्टली मेरे उससे ही देना है, अगर मैं लिख देती कॉन्टेक्स्ट ओनली तो ये नहीं देता, तो कैसा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक रैक बेस्ड चैटबॉट बना सकते हैं। बड़ी कॉमन एप्लीकेशन है ये, बहुत ज्यादा मतलब आजकल हर किसी को चाहिए। जो भी बंदा अपनी कंपनी में थोड़ा बहुत एआई यूज करना चाहता है उसको ये चाहिए। इसको और एनहांस कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ टेक्स्ट इनपुट ले रहा है, ये वॉइस से भी इनपुट ले ले ऐसे। और अभी मैंने इसको पीडीएफ से किया है, आप ट्राई करके देखना कि आप किसी वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करके डेटा उससे रीड कर सको, तो आप ये बना सकते हैं। एंड दिस इज गुड टू मेंशन इन इंटरव्यू कि मैंने ये बनाया है, सच शोकेसेस कि आपने थोड़ा बहुत काम। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हम जो एप्स बना रहे हैं वो है एलएलएम बेस्ड एप्स। एलएलएम बेस्ड एप्स में क्या होता है, यूजर कुछ पूछता है, एलएलएम रिप्लाई देता है और रिप्लाई आपको शो। ये ब्रेन तो है बीच में, बट वो ब्रेन सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर देता है। अभी तक वो कोई वर्कफ्लो मैनेज नहीं कर, वो ऐसा नहीं कर रहा है कि मैंने पूछा, उसने सोचा, उसने डिसाइड किया क्या यूज करना है, फिर किस एपीआई को कॉल करूं, इसको करूं, ये करूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसने काम किया, फिर उसने डिसाइड किया दोबारा जाऊं या क्या, पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करता है। ठीक है, वर्कफ्लो को मैनेज करने के लिए क्या होते हैं एजेंट्स। एजेंट क्या करता है, अभी तक एलएलएम बेस्ड ऐप सिर्फ यूजर से इनपुट लेके एलएलएम के पास जाके आंसर देता है। एजेंट पूरा एक वर्कफ्लो कवर करता है, वो डिसाइड करता है, एक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा एआई एजेंट बनाना। हम एआई एजेंट कैसे बना सकते हैं और कैसे एआई एजेंट्स यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा अभी एआई एजेंट्स का ओवरव्यू देती हूँ कि होते क्या हैं एआई एजेंट्स, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने करना है डिफरेंस बिटवीन एलएलएम बेस्ड एप्स, जो अभी तक हम चैटबॉट वगैरह बना रहे हैं, जो एलएलएम बेस्ड ऐप है, एंड एआई
प्राइमरीली जनरेट करती है रिस्पॉन्सेज फॉर यूजर इनपुट। यूजर ने कोई क्वेश्चन पास किया, प्रॉम्प्ट दिया, एप्लीकेशन ने प्रॉम्प्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भेजा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने कुछ आंसर जनरेट किया और आंसर हमने दिखाया। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इनपुट गोज इन, आउटपुट कम्स आउट। एप्लीकेशन इटसेल्फ डज नॉट इंडिपेंडेंटली डिसाइड व्हाट एक्शंस टू टेक एंड हाउ टू अचीव अ गोल। अभी तक ये गोल नहीं अचीव कर, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो एआई एजेंट है, एआई एजेंट ऑन अदर हैंड इज बिल्ड अराउंड अ गोल, ठीक है, देन अ सिंगल प्रॉम्प्ट। उसमें एक प्रॉम्प्ट नहीं, उसमें एक गोल है कि आपको टारगेट क्या अचीव करना। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला, अब ये तो सिर्फ अभी तक एलएलएम क्या कर रहा था, सीधा क्वेश्चन आंसर। अब मैंने आपको बोला कि आपको नीचे शॉप पे जाके एक चीज लेके आना है। अब एक इंटेलिजेंट बंदा, अगर मैं किसी को भेजूंगा क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो उसको कुछ शेयर करेगा, फिर उसके बाद अगर उसको पाथ डायरेक्ट करके बदलना पड़ता है तो बदलेगा, वो शॉप पे जाएगा, वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर डिसाइड करेगा नहीं मिला है तो कहीं और जाना है, जो मैंने मांगा वो नहीं, उससे कंपैरेटिवली कुछ और मिला है तो वो लेके आना है। वो एजेंट है जो एक गोल को ऑन कर रहा है और उस गोल को अचीव कर रहा है, दैट इज एन एजेंट, ठीक है। तो एआई एजेंट क्या करता है, उसमें एलएलएम सिर्फ एक रीजनिंग इंजन है। एलएलएम उसका एक पार्ट जो रीजन कर रहा है, जो डिसाइड कर रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या होने हैं, बट इट कैन प्लान टास्क, मेक डिसीजंस, यूज एक्सटर्नल टूल्स, एक्सेस मेमोरी, बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीपल स्टेप्स लेके आपको एक फाइनल रिजल्ट बनाते, ठीक है। Instead of simply reasoning a question, agent determines what information is needed, where together evaluate करना results को, agent बहुत सारे काम करता है, ठीक है। जहाँ पे जैसे पूरे के पूरे वर्क फ्लोज ऑटोमेट करने होते हैं तो उसमें एजेंट्स यूज, उसमें एलएलएम बेस्ड ऐप नहीं, उसमें एजेंट यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क द एलएलएम एप्लीकेशन व्हाट इज द बेस्ट मशीन लर्निंग कोर्स, वो क्या करेगा, अपने डेटा स्टोर अपने पूरे एलएलएम पे सर्च करेगा और आपको आंसर्स दिखा देगा। वेयरएज अगर आप एआई एजेंट बनाएंगे, वो वेब पे सर्च करेगा, वो रेटिंग्स कंपेयर करेगा, वो रिव्यूज कंपेयर करेगा, ऑर्गेनाइज करके रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। तो सिंपल मतलब क्या है कि एलएलएम एप्लीकेशन सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करती है, जबकि एजेंट पूरा का पूरा गोल अकम्प्लिश करने पे फोकस करता है, ठीक है। ये सिंपल एलएलएम विदाउट रैग, दिस इज लिमिटेड टू मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा। सिर्फ कॉन्वर्सेशनल टास्क के लिए आप एलएलएम बेस्ड ऐप, एलएलएम ऐप यूज कर सकते हैं। रैग कब यूज करते हैं, तो इनहैंस लैंग्वेज मॉडल विद एक्सटर्नल नॉलेज, तो आप रैग यूज करते हैं, ठीक है। इससे आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी आंसर हो, आपके डेटा में स्पेसिफिक क्वेरीज भी आंसर हो सकते हैं। एआई एजेंट क्या करता है, ये अलग अलग टूल से, सिस्टम से इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके आपका गोल अकम्प्लिश करती है, ठीक है। इसके लिए अब हम LangChain से आगे बढ़ेंगे। अब हम यूज करेंगे LangGraph। LangChain कंपनी का ही एक और फ्रेमवर्क है LangGraph। LangGraph is used for making AI agents। तो LangGraph एक फ्रेमवर्क है for building AI agents। है किसका है ये LangChain कंपनी का। पूरे वर्क फ्लोज बनाने के लिए यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको यूज किया। ऐसे मार्केट में और भी बहुत सारे टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे क्रू AI, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजेन, ओपनएआई एजेंट्स एसडीके, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। सबका काम यही है एजेंट बनाना, ठीक है। तो लगभग प्रोसेस जैसे N8N भी है, इसके लिए N8N में तो ड्रैग ड्रॉप से हो जाता है, यहाँ पे आपके पास फुल कंट्रोल होता है, आप अच्छे से एक अपना स्टेटफुल एजेंट क्रिएट, ठीक है। स्टैंडर्ड LangChain एप्लीकेशंस लीनियर फ्लो फॉलो करती है, जहां सीधा यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया और उसने प्रोसेस किया। LangGraph इसको एक एजेंट को एक ग्राफ की तरह बनाता है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ होता है, ये उसकी तरह काम करता है। ये यूजर ने कोई भी मैसेज दिया, इसमें तीन चीजें होती हैं। LangGraph में तीन चीजें होती हैं, एक होती है स्टेट, एक होता है नोड और एक होता है एज। सिंपल बात समझो तो स्टेट क्या है, जो पूरी आपकी स्टेट को मेंटेन कर रहा है, क्या डेटा आप यहाँ से कैरी करके यूजर को आउटपुट करने तक
क्या डेटा कैरी करके लेके जा रहे हैं, वो डेटा किसमें होता है, स्टेट। इससे स्टेट फुल एप्स बनती है, एजेंट्स बनते हैं। इसका मतलब जो आपने स्टार्टिंग में स्टेट में डाल दिया वो एंड तक, जब तक आपका टारगेट एंड नहीं हुआ तब तक वो स्टेट आपके पास अवेलेबल है। स्टेट में जो भी आपने स्टोर करा दिया इंफॉर्मेशन, समझ लो स्टेट इज अ टाइप ऑफ डिक्शनरी, जिसके अंदर मैंने एक बार डेटा डाल दिया, वो मैं सारी जगह एजेंट जहां तक जाएगा वहां तक वो स्टेट मेंटेन, वहां तक वो डेटा रहेगा। तो जो डेटा आपने कैरी करना है वो स्टेट में होता है। नोड बेसिकली फंक्शंस होते हैं, पाइथन का फंक्शन कि आप क्वेश्चन जनरेट करो, आप आंसर इवैल्यूएट करो, आप इस एपीआई को कॉल करो। नोड्स काम करते हैं, नोड्स फंक्शंस हैं जो काम करते हैं, ठीक है। नोड्स आर बेसिकली फंक्शंस जो काम करते हैं। और उसके बाद एजेस क्या है, एजेस डिसाइड करते हैं वेयर टू गो। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे फ्लाइट बुक करानी है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे नोड में क्या हुआ, फ्लाइट्स की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन booking.com से भी आ गई, अलग अलग वहां से उसके पास इंफॉर्मेशन। अब इसने डिसाइड करना, एज में क्या आएगा, डिसीजन वेयर टू गो, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जहां आप जाना चाहते हो। तो वो डिसीजन कौन लेता है, एज। एज से फिर आप अगले नोड पे जाओगे, ठीक है, या फिर अगर आपका काम खत्म हो गया तो एंड पे जाओगे। एज से मान लो आप इस नोड पे गए, इस नोड से वापस किसी और नोड पे जा सकते हो, ऐसे लूप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लैंगपिंग या कोई भी जो आपके एआई एजेंट्स होते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, व्यू एआई में हो सकता है नाम अलग हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर यही है, सब इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। लैंग्राफ यूज करेंगे, आप चाहो तो और भी चीजें यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लिए क्योंकि मैं लैंगचेन इकोसिस्टम यूज कर रही हूं तो मैं लैंग्राफ यूज करके आपको बताऊंगी कि हम एजेंट्स कैसे बना सकते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि स्टेट में क्या होता है, स्टेट रिप्रेजेंट्स द डेटा जो आपको अलग अलग स्टेप्स में लेके जाना है। नोड में बेसिकली आपके फंक्शंस होते हैं, स्टेप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें आप एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एजेस, एजेस फ्लो को डिफाइन करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जाना है वो एजेस। तो एक सिंपल लैंग ग्राफ का वर्क फ्लो कैसा होता है, सबसे पहले आप स्टेट डिफाइन करते हैं, फिर आप नोड बनाते हैं, फिर नोड्स को कनेक्ट करने के लिए एजेस बनाते हैं, फिर आप ग्राफ को रन करते हैं तो पूरा फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे एक एआई एजेंट कल हम करेंगे एआई एजेंट बनाना, और उसके लिए थोड़ी सी प्री रिक्वेस्ट ये है, मैंने आपको फास्ट एपीआई पढ़ाई थी, क्योंकि मैं जब एआई एजेंट बनाऊंगी तो मैं उसका बैकएंड फास्ट एपीआई बनाऊंगी और फ्रंट एंड स्ट्रीमलेट बनाऊंगी। बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाएंगे, आपने अपने हाथ से जरूर बना के देखनी है। ये चीजें अभी तक मार्केट में क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स इन चीजों के मिलते नहीं, इसलिए इन स्किल सेट्स पे जो जेन एआई वाले स्किल सेट्स हैं इन पे बड़ी जल्दी हायरिंग। अगर आप 2-3 प्रोजेक्ट्स भी अपने हाथ से बना लो और आप इंटरव्यू में बताओ तो बहुत जल्दी हायरिंग हो जाती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू कई चीजें होती है ना जो मार्केट में कॉमन हो गई तो बहुत सारे डेवलपर्स मिल जाते हैं, तो फिर आपका उतना ही कंपटीशन बढ़ जाता है। जो नया स्किल सेट होता है उसमें मार्केट में अभी अवेलेबिलिटी कम होती है, तो आपका पिक होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फास्ट एपीआई वाला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करके आना है ताकि आपको इजीली समझ आए, क्योंकि वो लंबी एप्लीकेशन हो सकता है कल ना खत्म हो, कल परसों 2 दिन में हो, पर आपको बेसिक मेरे को समझाना ना पड़े। फास्ट एपीआई तो मैंने पहले से करा रखा है, तो वो बेसिक सा उसका जो पहले कराया हुआ है उसको एक बार रिकैप, ठीक है। दूसरी बात, कल से मेरा बैच शुरू हो रहा है 11:30 में, तो आपकी क्लास कल परसों या फिर सैटरडे, क्योंकि कल परसों मैंने ये एजेंट वाला काम कराना है, अगर ये कल हो गया तो ठीक है, तो परसों मैं एजेंटिक एआई की एप्लीकेशन करा दूंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को शायद सैटरडे मिल जाएगा। तो कल और परसों आपकी क्लास में लूंगी 12:30, 11:30 में हमारा शुरू है, तो 12:30 में कल और परसों के लिए आपकी क्लास। सैटरडे को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं टाइम अलग से बताऊंगी, ठीक है। तो कल आपकी क्लास 12:30 है और आपने फास्ट एपीआई का लेक्चर पढ़ लिया, सीक्वेल, एलकेवी, यूबीकॉन, फास्ट एपीआई पूरा